Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 2nd of June 2022, Thursday. Motivation of the day is true freedom is impossible without a mind made free by discipline. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। जीएसटी मॉप अप डिप्स 16% टू रुपीज़ 1.41 ट्रिलियन फ्रॉम अप्रैल हाई। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मई को लेकर के जीएसटी कलेक्शन का जो प्रोविजनल डेटा है उसको रिलीज़ कर दिया है। और डेटा को अगर हम देखें तो डेटा के अकॉर्डिंग जो जीएसटी कलेक्शन रहा मई के महीने का, वो जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उससे कम रहा। सो जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड 1.5 ट्रिलियन लेवल। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि मई के महीने में 1.5 ट्रिलियन का जीएसटी कलेक्शन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन हैपन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में कितना कलेक्शन हुआ था? अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली 1.68 ट्रिलियन का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। और इसको देखते हुए एक्सपर्ट्स जो थे और गवर्नमेंट से उसने एंटिसिपेट किया था कि एटलीस्ट 1.5 ट्रिलियन का तो जीएसटी कलेक्शन मई के मंथ में ही होगा। लेकिन अगेंस्ट एंटिसिपेशन जो जीएसटी कलेक्शन रहा मई महीने का वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ट्रिलियन रहा, जो कि अप्रैल के कंपैरिजन में 16% लोअर था। अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़ का कम जीएसटी कलेक्ट हुआ इन कंपैरिजन टू द लास्ट मंथ। हालांकि अगर हम ईयर वाइज ईयर कंपैरिजन करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो उसके कंपैरिजन में 44% ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है। इट मीन्स मई 21 में जितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था उसके कंपैरिजन में मई 22 में 44% अप्रॉक्सीमेटली 97,000 जीएसटी ज़्यादा कलेक्ट हुआ है मई के मंथ में। ऑल्दो अगर हम कंप्लीट जीएसटी का टेन्योर देखें, जो 2017 से जीएसटी रेजीम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, अगर उसका हम मॉपअप या उसका कलेक्शन देखें हर मंथ का, तो उसके अकॉर्डिंग मई का जो कलेक्शन है वो 4th हाईएस्ट है सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी इन जुलाई 2017। हालांकि डिप तो एंटिसिपेट किया ही जा रहा था। अगर देखें जो अप्रैल का कलेक्शन था वो 1.68 ट्रिलियन था, तो डिप तो एंटिसिपेट किया ही जा रहा था। कहा जा रहा था कि 1.68 ट्रिलियन का कलेक्शन तो मई में देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि अप्रैल में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अप्रैल में ये जो फाइनेंशियल ईयर था एक्चुअली वाइंड अप हो रहा था, तो ऐसा तो एंटिसिपेट किया था कि ये ईयर एंड का फ्लो है, इस वजह से अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। लेकिन इतना डिप होगा इसका एंटिसिपेशन नहीं था। और मिनिस्ट्री का भी यही कहना है कि जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो हमेशा अप्रैल ईयर एंड के कंपैरिजन में कम ही रहता है। तो ऐसा कुछ पेक्यूलर ईयर नहीं हुआ इकोनॉमी में जिसकी वजह से जो जीएसटी कलेक्शन वो फॉल हो रहा है। इट्स अ नॉर्मल ट्रेंड दैट जीएसटी फॉल्स at the starting of every year in comparison to the last month of the financial year। और इवन मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि अगर हम 1.41 ट्रिलियन का जीएसटी कलेक्ट कर पाए हैं मई के मंथ में, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इनकरेजिंग फॉर द इकोनॉमी। कहीं ना कहीं ये रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। तो 1.4 ट्रिलियन का कलेक्शन भी फाइनेंशियल के स्टार्टिंग में इनकरेजिंग है, ऐसा मानना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। द न्यूली रिलीज जीएसटी फिगर्स परटेन टू ट्रांजेक्शंस इन अप्रैल बट द टैक्स कलेक्टेड इन मई, and this is the segregation in terms of CGST, SGST and IGST. I hope that many of you might be knowing about CGST, SGST and IGST. CGST, central GST collected by central government, SGST, state GST collected by state government and IGST that is integrated GST. तो जब goods एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट होते हैं दैट केस आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। और अगर ई वे बिल जनरेशन को देखें तो अप्रैल के मंथ में जितने ई वे बिल जनरेट हुए हैं वो पिछले मंथ यानी मार्च के कंपैरिजन में 4%
कम है और उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हमें मई के कलेक्शन में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ट्रेंड भी इनकरेजिंग है, एक्सपर्ट्स का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मानना है, और एक्सपर्ट्स ये भी फील करते हैं कि जो सस्टेन मूवमेंट है जीएसटी कलेक्शन का, ये आगे आने वाले मंथ्स में और कंटिन्यू रहेगा। इवन जीएसटी कलेक्शन जो बजटेड एस्टिमेट्स है गवर्नमेंट का, उसको भी क्रॉस कर सकता है। इट मीन्स जो बजट में गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट किया है कि उतने अमाउंट का जीएसटी कलेक्ट करेगी, वो टारगेट भी क्रॉस कर सकता है जीएसटी कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, and this is the GST mop-up trend since April 21 to May 22। और हम देख सकते हैं हाई फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं, बट ओवरऑल अगर हम एक लीनियर फॉर्मेट देखें तो ये ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आगे आने वाले मंथ में भी ये कलेक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि इकॉनमी जो है वो रिकवर करेगी। इसी के बाद मई से लेकर के और भी ज़्यादा डेटा दिए हुए हैं, और भी न्यूज़ है बिजनेस स्टैंडर्ड में, उन सबको हम इसी आर्टिकल में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अप्रैल और मई का जो मंथ है वो खत्म हो चुका है, तो जून में अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों ही मंथ के डेटा जो है वो पब्लिश हो रहे हैं। देख लेते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस जंप टू रिकॉर्ड 10 ट्रिलियन इन मई। सो इंडिया का जो फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, दैट इज यूपीआई ने अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन वर्थ के ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए हैं इन द मंथ ऑफ May, and this is a record high since the time it was launched in 2016। तो 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था, और 2016 के बाद से ये अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर का ट्रांजैक्शन है किसी मंथ में। And even the number of transactions processed on the platform in the month of May is 5.95 billion in a record high for the platform। तो 10 ट्रिलियन वर्थ के, यानी 10 ट्रिलियन ये वैल्यूएशन के टर्म्स में, वैल्यू के टर्म्स में, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। और हम सभी को पता है कि यूपीआई बेसिकली स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ होता है, 2000 के आसपास जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए। तो मई का डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन वर्थ के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यूपीआई ने केवल और केवल मई के महीने में किए हैं, एंड दिस इज़ अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। अगर ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस इम्प्रूव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिकवरी का भी इंडिकेशन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू हिकअप्स ड्यूरिंग द first 2 waves of the pandemic, UPI transactions have been steadily increasing, that is mirroring the recovery in the broader economy। And this is the data from Jan 22 to May 22। तो हम देख सकते हैं जनवरी से अगर हम डेटा देखें केवल इसी कैलेंडर ईयर का, तो एक कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसके अलावा फैक्ट्री आउटपुट को लेकर के भी एक न्यूज़ दी हुई है मई मंथ की, तो उसको भी यहीं कवर करेंगे। फैक्ट्री एक्टिविटी स्टडीज इन मई ऑन ग्लोबल ऑर्डर्स। सो इंडिया के अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, स्टडीनेस देखने को मिल रही है, इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस और सप्लाई चेन डिसरप्शन। और ये कैसे पता चल रहा है? S&P ग्लोबल की जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग PMI, वो मई के मंथ में भी अप्रॉक्सीमेटली 54.6 आई है, जो कि पिछले महीने के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। अप्रैल में इट वाज 54.7 और मई में 54.6। अप्रॉक्सीमेटली स्टडी नेचर रजिस्टर कर रहा है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीजिंग कमोडिटी प्राइसेस एंड डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो इंडिया में कंटिन्यूसली इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो ऑर्डर्स है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स वो कंटिन्यूसली मेंटेन है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना ही उसमें डिप देखने को मिल रहा है और ना ही उसमें बहुत शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड आई होप दैट मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विस PMI। ये दोनों ही इंडिकेटर्स ये इंडिकेट करते हैं कि इकॉनमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर आगे आने वाले टाइम में कितना ग्रो करेगा। ये बेसिकली जो PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये 100 के पॉइंट पर मेजर करी जाती है। 50 से अगर ऊपर का पॉइंट होता है तो हम ये मानते हैं कि उस सेक्टर में एक्सपेंशन है। 50 से अगर नीचे का है तो हम ये मानते हैं कि सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और
मई का जो डेटा है वो इंडिकेट कर रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 54.6 परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि देयर विल बी द एक्सपेंशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये कैसे कलेक्ट किया था? बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो मैनेजर परचेजिंग डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनसे सर्वे किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप आगे आने वाले मंथ में, आगे आने वाले टाइम में क्या परचेजिंग के डिसीजन लेंगे। परचेजिंग मतलब रॉ मटेरियल परचेजिंग और इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करेंगे। तो परचेजिंग मैनेजर कब डिसीजन लेंगे? जब वो एंटिसिपेट करते हैं कि आगे आने वाले मंथ में डिमांड रहेगी, उन्हें ऑर्डर मिलेंगे, तभी वो परचेज करेंगे रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड को, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो पाए। लेकिन अगर परचेजिंग मैनेजर ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले मंथ में डिमांड ही नहीं रहेगी, ऑर्डर्स ही नहीं होंगे, दे विल नॉट गो फॉर एनी शॉर्ट ऑफ परचेजिंग डिसीजन। और इसी के बेसिस पर पीएमआई कैलकुलेट किया था। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप आगे आने वाले मंथ में खरीदारी करेंगे या नहीं करेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर दिस purchasing manager index for service sector as well as for manufacturing sector. So as per the S&P global PMI, India's manufacturing sector stood steady with 54.6% in index. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 4 of business standard. After 13 quarter high in quarter 3, CAD may have eased in quarter 4. कैट स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इस न्यूज़ को कवर करने का सीधा पर्पस है कि हम करंट अकाउंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो जनवरी और मार्च क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 का जो क्वार्टर 4 है उसमें थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। पिछले लास्ट 13 क्वार्टर से जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट इज कैड, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बट नाउ इन द क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 द कैड इज एक्सपेक्टेड टू हैव ईज्ड आफ्टर 13 क्वार्टर हाई सिंस 2021. So net export that is generally considered as a proxy of CAD. नेक्स्ट एक्सपोर्ट को देकर के थोड़ा सा एंटिसिपेट किया जा सकता है कि CAD कितना होगा। तो अगर नेट एक्सपोर्ट को देखें तो नेट एक्सपोर्ट जो है वो 2.9% ऑफ जीडीपी डिक्लाइन हुआ है इन द मार्च क्वार्टर इन कंपैरिजन टू 3.9% डिक्लाइन इन द December quarter according to the recent GDP data released on Tuesday. और इंडिया के केस में हम सभी जानते हैं कि जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में निगेटिव ही रहता है। निगेटिव क्यों रहता है? क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा होता है। इंडिया इज़ द इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। हम फिनिश्ड गुड्स को भी इंपोर्ट करते हैं, हम रॉ मटेरियल्स को भी इंपोर्ट करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंपोर्ट करते हैं। इवन जो मैन्युफैक्चरिंग भी होती है इंडिया में उसमें हम बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो भी इंपोर्टेड होते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो इंडिया के केस में ये जनरल ट्रेंड रहता है। ऑन एन एवरेज नेट एक्सपोर्ट ड्रैग डाउन इंडियाज जीडीपी ग्रोथ बाय 3 परसेंट पॉइंट। सो इन फाइनेंशियल ईयर 22 हाउएवर इट रिड्यूस जीडीपी ग्रोथ बाय 5 परसेंट पॉइंट, बट for net exports India could have recorded double digit GDP growth in financial year as per the expert. और नेट एक्सपोर्ट को देख करके हम नेट एक्सपोर्ट्स के डेटा को देख करके एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस रहा इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में के केस में इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो आरबीआई डेटा रिलीज करता है कैच को लेकर के उसमें प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स भी इंक्लूड होते हैं। जनरली करंट अकाउंट डेफिसिट में जो ट्रेड और जो गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रेड होता है उसका डिफरेंस होता है। हालांकि डेटा जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि आरबीआई के डेटे में हम प्राइवेट ट्रांसफ़र रिसीट्स को भी देख सकते हैं that mainly represent the remittance by Indian employed overseas along with the net export. तो उसके net exports में हम जो remittances आते हैं उसको भी include करते हैं। अब समझ लेते हैं एक्चुअली करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया इट्स अ बेसिक मेजरमेंट ऑफ कंट्रीज ट्रेड वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज it imported exceed the value of product its export. It means current account deficit means हमारा जो export है वो हमारे import से कम है। अगर हमारा export ज़्यादा होगा तो हम surplus की situation में होंगे, that will be current account surplus. बट इंडिया के केस में जो ट्रेंड है वो यही है कि हमारा जो इंपोर्ट होता है वो हमारे एक्सपोर्ट से हमेशा ज़्यादा होता है और
कैट जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये कंटिन्यूअसली वाइडन होता रहता है। हालांकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में अगर आप देखें तो इंडिया ने कई क्वार्टर्स में, हम बोल सकते हैं कई मंथ्स में सरप्लस कैट रजिस्टर किया है। बट जैसे ही पोस्ट पैंडेमिक की सिचुएशन आई, इकोनॉमीज रिकवर करना शुरू कर गई, ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिली, इंडिया का जो ट्रेंड था डेफिसिट का वो कंटिन्यू होना शुरू हो गया। और एज पर द रीसेंट डेटा फाइनेंशियल ईयर 22 के Q4 में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा सा ईज आउट हुआ। बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है, नेट इनकम सच एज डिविडेंड, ट्रांसफर्स, फॉरेन एड, ऑल्दो दीज कंपोनेंट्स मेकअप ओनली वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट। जो मेजर होता है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, किसमें, गुड्स और सर्विसेज में। सो द करंट अकाउंट रिप्रेजेंट द कंट्रीज फॉरेन ट्रांजेक्शंस लाइक द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शंस होते हैं, करंट अकाउंट में शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस इंक्लूड होते हैं। आई होप दैट मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक कॉम्पोनेंट होता है करंट अकाउंट। और अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है तो करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो करंट अकाउंट में डेफिसिट्स को बोलते हैं CAD। व्हाट आर द की टेकअवेज? करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिकेट्स दैट अ कंट्री इज इम्पोर्टिंग क्लियरली। अगर डेफिसिट है तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा कम आ रहा है, हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के केस में सरप्लस की सिचुएशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट्स मिलते हैं, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है डेवलप्ड नेशन से। एक्सेप्ट इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सी द सरप्लस। जबकि जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, दे एक्चुअली रन ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑल्दो हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट किसी भी कंट्री के लिए डेट्रीमेंटल नहीं होता। एक्सटर्नल डेट में बी यूज टू फाइनेंस द लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट। तो किसी किसी फाइनेंशियल ईयर में डेफिसिट भी एक अच्छी सिचुएशन मानी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मोरलेस हम ये बोल रहे हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तभी डेफिसिट होता है। और रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो Q4 है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इंडिया का वो कम हुआ है इन कंपैरिजन टू द लास्ट 13 क्वार्टर। अब ऐसा रिस्क क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है दैट इज कंटिन्यू टू फेस द रिस्क फ्रॉम द ग्लोबल फैक्टर। कौन कौन से ग्लोबल फैक्टर है? सबसे इंपॉर्टेंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो चल रही है, जिस तरह से कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल और मेटल के प्राइसेस। इसके अलावा differential pace of monetary policy normalization and persistence of high level of the inflation। और ये ट्रेंड ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के केस में, इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया ही फेस कर रहा है, ग्लोबली इन्फ्लेशन का ट्रेंड चल रहा है। जो फेडरल रिजर्व्स हैं या जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अभी इतनी जल्दी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन पर नहीं जा रहे हैं, जस्ट लाइक इंडिया, क्योंकि इस समय पोस्ट पैंडेमिक के बाद से रिकवरी जो है वो कंट्रीज एंटिसिपेट कर रही हैं और पॉलिसी टाइटनिंग में हैम्पर दैट रिकवरी प्रोसेस। तो ये सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं कि RBI पॉलिसी टाइटनिंग पर हरी अप नहीं हो रहा, ये अदर कंट्रीज के जो रिजर्व बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके साथ भी सेम सिचुएशन है। इसके अलावा जिस तरीके से चाइना में कोविड की सिचुएशन आ रही है बार बार, और चाइना जिस तरीके से बार बार रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, दैट इज ऑल्सो डिसरप्टिंग द सप्लाई चेन। और अभी भी और तभी भी उसने पहले के टाइम में भी सप्लाई चेन डिसरप्शन किया। तो सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से भी जो कमोडिटीज़ के प्राइस हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ रिकवरी है वो इम्पैक्ट कर रही है। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे, कमोडिटीज़ के प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे, तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी इंक्रीज़ करेगा, वाइडन करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा डेटा दिया हुआ, अगर आप देखें कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में $10 पर बैरल का इंक्रीज़ होता है तो वो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 बिलियन डॉलर तक इंक्रीज़ कर देता है, यानी 0.4% ऑफ GDP। इट्स अ नॉर्मल डेटा, कॉमन डेटा, कि अगर $10 बढ़ रहे हैं, $10 बढ़ रहे हैं बैरल में, पर बैरल, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 बिलियन। और इजी भाषा में मैं आपको बताऊं, लैंग्वेज में बताऊं, तो
10 रुपये अगर $10 अगर बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइस, तो इंडिया को 14 से $15 बिलियन ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर क्रूड ऑयल डिमांड। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो इंडिया को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। डेफिनेटली जो बेसिक डिमांड है उसको तो कब नहीं किया जा सकता, और उसका इम्पैक्ट जीडीपी पर 0.4% के फॉर्मेट में पड़ेगा। जीडीपी जो है वो 0.4% से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर हम रिपोर्ट कार्ड को देखें तो दिस इज द क्वार्टर्स result of current account deficit as a percentage of GDP and net export as a percentage of GDP। तो 2019 से लेकर के मार्च 2022 तक का डेटा दिया हुआ और हम देख सकते हैं माइनस के ही ट्रेंड में है, एक्सेप्ट फ्यू क्वार्टर्स। कुछ क्वार्टर्स में पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया ने सरप्लस भी अचीव किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया का जो ट्रेंड है, पैटर्न है इंडिया इन इकोनॉमी में, दैट इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। EMIs टू हर्ट मोर एज PNB, ICICI बैंक, HDFC बैंक हाइक रेट। सो रिसेंटली हमें डिस्कस भी किया था कि ऑफ साइकिल में RBI ने CRR और रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है, और आगे आने वाले मंथ में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है। एंटिसिपेशन की जून में जो रिव्यू मीटिंग है उसमें RBI फिर से पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन, पॉलिसी टाइटनिंग या रेट हाइक पर जा सकता है। इट इज़ जस्ट एन एंटिसिपेशन, हालांकि अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग ओपिनियन है। और इसी जो फर्स्ट अभी इंक्रीज़ किया है RBI ने CRR और RR में, उसके बाद से ये तो एक्सपेक्टेड था कि बैंक जो हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करेंगे। सो फाइनली PNB, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो बड़े बड़े बैंक है प्राइवेट और पब्लिक स्पेस में, इन तीनों ही बैंक्स ने रेपो रेट हाइक के बाद से अपने जो भी लोन है, स्पेशली होम लोन्स और पर्सनल लोन, उन सब को कॉस्टली कर दिया, उनका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया है। तो HDFC ने होम लोन में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है, इसी तरह PNB ने भी अपने डिफरेंट लोन्स में इंक्रीज़ किया है, फॉलोड बाय HDFC बैंक। और ये तीनों ही बैंक्स ने अपने MCLR में इंक्रीज़ कर दिया है। कितना किसने इंक्रीज़ किया? अगर हम लिस्ट को देखें तो दिस इज़ द लिस्ट। HDFC बैंक, ICICI बैंक MCLR हाइक, एंड दिस इज़ PNB MCLR हाइक। हालांकि पॉइंट जो इंक्रीज़ है वो कुछ पॉइंट्स का ही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो मार्केट है, इकोनॉमी है, उस पर क्लियरली विजिबल होगा। और अगर अब इन तीन बैंक्स ने अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ाए हैं, लोन के केस में लोन कॉस्टली हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट हमें अदर बैंक्स के लोन या इंटरेस्ट रेट पर भी देखने को मिल सकता है। तो जो रिमेनिंग बैंक्स हैं वो आगे आने वाले टाइम में अपने लोन को और ज़्यादा कॉस्टलियर कर सकते हैं। और वैसे भी RBI में भी एंटिसिपेट किया जा रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का अलग अलग ओपिनियन है, जैसे कि जो SBI चीफ है उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा CRR में इंक्रीज एक्सपेक्ट ना करें इकोनॉमी। देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। डोंट एक्सपेक्ट CRR हाइक इन नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू, SBI chief. So at a time when RBI is sucking out the liquidity from the banking system amid the inflationary pressure in the economy through different intervention, बहुत सारे intervention कर रही है, intervention के थ्रू RBI जो है वो जो excess liquidity है मार्केट में उसको शक आउट कर रही है। और इसी बीच में जो कंट्रीज के लार्जेस्ट लेंडर हैं उनके टॉप ऑफिशियल का ये कहना है कि जबकि RBI ऑलरेडी एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से एब्जॉर्ब कर रही है, तो अब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं दे शुड नॉट एक्सपेक्ट अ फर्दर हाइक इन CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए व्हाट इज़ दिस CRR। CRR एक्चुअली होता है क्या? बहुत बार हम इसको न्यूज़ में डिस्कस भी कर चुके हैं, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। तो SBI चीफ का ये कहना है कि जब ऑलरेडी RBI बहुत सारे इंटरवेंशन कर रही है इन ऑर्डर टू soak up the excess liquidity from the market, then market participants should not expect a further hike in CRR. At least CRR में जो upcoming review meeting है, policy review meeting है, जो कि next week schedule है, उसमें CRR में तो RBI कोई ज़्यादा चेंज एटलीस्ट चेंज करेगी ही नहीं, क्योंकि रिसेंटली RBI ने CRR में 50 BPS का ऑलरेडी चेंज किया था, रेपो रेट में 40 BPS का चेंज किया था। तो अगर RBI रिव्यू मीटिंग में कोई चेंज करते तो दैट विल बी इन रेपो रेट, CRR में बी अनटच्ड एज पर द SBI चीफ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप।
India INC profit up 28% in March quarter. So strong performance by sector including banking raised the profit of Indian companies approximately 28% in the 3 month that is going to end on or ended on March 2022. तो मार्च 2022 में जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके लास्ट 3 मंथ्स में जो इंडियन कंपनीज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस रही वो अच्छी रही. प्रॉफिट जो कंपनीज ने रजिस्टर किया दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 28% एंड मेजॉरली दिस प्रॉफिट इज लेड बाय द banking sector. Although the rate of growth is lower than the month of दिसंबर, फिर भी अगर हम देखें तो सेल पिकअप हुई. उस सेल की वजह से जो प्रॉफिट है इंडियन कंपनीज का वो इंक्रीज हुआ, जिसमें बैंक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन 28% में बैंक ने 18.8% का कॉन्ट्रीब्यूशन केवल बैंक्स का है. तो दिस पर्टिकुलर इंक्रीज इन द प्रॉफिट इज एक्चुअली लेड बाय द बैंकिंग सेक्टर फॉलोड बाय आईटी कंपनीज एंड रिफाइनरी कंपनीज. तो ये 3-4 सेक्टर की वजह से जो इंडियन आईएनसीज हैं उनका जो परफॉर्मेंस रही वो Q4 में अच्छी रही. Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में अच्छी रही. 28% का अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट रजिस्टर किया इंडियन कंपनीज ने. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कंसल्टेशन पेपर्स ऑन डिजिटल असेट्स मे नॉट लीड टू क्रिप्टो पॉलिसी. रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि कंसल्टेशन पेपर्स रेडी हैं, केवल उसको सबमिट करना बाकी है. और इसको लेकर के स्पेकुलेशन भी थे कि अगर कंसल्टेशन पेपर्स डिजिटल असेट्स पर तैयार हो जाते हैं तो दैट मे गिव सम डायरेक्शन टू द क्रिप्टो पॉलिसी इन इंडिया. और तो अनसर्टनिटी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के वो थोड़ी सी ओवरकम होगी. But as per the recent information, according to the senior official, India is unlikely to take a call to either ban और लीगलाइज द क्रिप्टो करेंसी इन टू द नियर फ्यूचर. और इसके लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ग्लोबल कंसेंसस जो है वो अभी इमर्ज होकर के नहीं आ रही है. तो वुड रादर वेट फॉर मोर ग्लोबल कंसेंसस टू इमर्ज. तो जो हम कंसल्टेशन पेपर में ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि जैसे ही कंसल्टेशन पेपर आएंगे सबमिट होंगे इन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के थोड़ी सी जो अनसर्टनिटी है वो रिमूव होगी. बट ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अभी इंडिया फिलहाल के लिए कोई भी स्टैंड लेने वाली नहीं है. गवर्नमेंट अभी किसी भी स्टैंड के पक्ष में नहीं, ईदर टू बैन और टू लीगलाइज द क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया. तो अभी कंसेंसस से जो है वो अभी बन नहीं पाई है. स्टेक होल्डर से, ग्लोबल कम्युनिटी से डिस्कशन डेलिब्रेशंस चल रहे हैं and government awaits a global action to decide on crypto treatment. और अभी कंसल्टेशन पेपर्स जो हैं वो पब्लिक फीडबैक में हैं. सो विल इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट विल इनकॉर्पोरेट द इनपुट फ्रॉम द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स. और अगर इंडिया में देखें तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट डिवाइड, गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट्स ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो बैन होना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं लीगलाइज होना चाहिए. और आरबीआई इज कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ द बैन ऑफ क्रिप्टो करेंसी. आरबीआई चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को कम्प्लीटली बैन रखा जाए इंडिया में. लेट्स सी कि क्या डिसीजन होता है क्रिप्टो करेंसी पर आगे आने वाले टाइम में. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. फ्यूल बाय कोल डिमांड, रेलवे अर्न ₹14K करोड़ फ्रॉम द फ्रेट इन द मंथ ऑफ मे. तो फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंट के सीमेंट सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होने की वजह से जो इंडियन रेलवे की जो फ्रेट सर्विसेज हैं उसने अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो अर्न किया है. हम सभी ने डिस्कस किया था कि कोल की शॉर्टेज थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी इंडियन रेलवे में फ्रेट की. और उसका इम्पैक्ट उसके प्रॉफिट पर भी दिख रहा है. तो सीमेंट, कोल, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइज़र, कंटेनर्स और अदर गुड्स में कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो इंडियन रेलवे है उसने अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है इन द मंथ ऑफ मे, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 22% ज़्यादा है. सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन रेलवे. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.